स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन μ1 माइनस μ2 है कि इसमें वो हाइपोथेसिस हम डिस्कस करेंगे जिनमें दो पॉपुलेशंस के मीन्स को कंपेयर किया जाता है या उनका डिफरेंस जो है वो देखा जाता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से बना सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान के अडल्ट्स की और यूके के अडल्ट्स के एवरेज वेट का कंपैरिजन करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अडल्ट्स और मेल अडल्ट्स कर लें और यूके के मेल अडल्ट्स जो हैं इनके एवरेज वेट का कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ करें हमें ये कहा जाता है कि इनके एवरेज वेट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, तो उसका मतलब ये हुआ कि μ1 अगर पाकिस्तान का है, μ2 जो है वेट अगर यूके का है, यूके के लोगों का है या अडल्ट्स का है, मेल अडल्ट्स का है, तो उनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये हम टेस्ट करना चाहते हैं। या किसी एक का वज़न ज़्यादा है या यूके वालों का ज़्यादा है, आपके पाकिस्तान वालों का कम है, इसी तरह से कोई और हाइपोथेसिस बन जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो डील करने के लिए आप डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के लिए जो है वो हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि पहला फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में वही होता है कि नल हाइपोथेसिस एक हो जाता है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाता है। इसकी आगे कैटेगरीज बन जाती हैं कि 3 कैटेगरीज के हाइपोथेसिस, जैसे पहले आपको बताया था ए, बी और सी। ए में क्या होता है, पहले हम लिखते थे कि म्यू इक्वल टू μ0, किसी ख़ास वैल्यू के बराबर हम टेस्ट करते थे सिंगल मीन के लिए। यहाँ अब 2 मीन हैं या 2 मीन्स हैं, तो हम कहेंगे μ1 इज़ इक्वल टू μ2 कि यूके के लोगों का वेट और पाकिस्तान के लोगों का वेट आपस में बराबर है। अल्टरनेट ये भी हो सकता है कि दोनों का वेट बराबर नहीं है। एक तो हाइपोथेसिस हम ये बना सकते हैं। एक ये हो सकता है कि अगर μ1 आप पाकिस्तान वालों को कहते हैं, पाकिस्तान के एवरेज वेट को कहते हैं, तो पाकिस्तान के लोगों का वेट ज़्यादा है या बराबर है यूके के लोगों के वेट के, या पाकिस्तान के लोगों का वेट कम है यूके के लोगों के वेट से। ये हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है। या ये किया जा सकता है कि पाकिस्तान के लोगों का वेट ज़्यादा है यूके के लोगों के वेट से। इस तरह के आप जो भी आपकी स्टेटमेंट हो उसके मुताबिक जो है वो आप कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, 5%, 1%, 10%, कोई भी लेवल ले लेते हैं। तीसरा स्टेप जैसे पहले बनाया था, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि फार्मूला लिखते हैं जिसकी मदद से हमें v कैलकुलेटेड निकालनी होती है। यहाँ ये फार्मूला क्या होता है कि x⁻1 माइनस x⁻2 के पहली पॉपुलेशन से सैंपल जो लिया गया है उसका मीन, दूसरी पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया गया है उसका मीन। मसलन 1000 अडल्ट आपने पाकिस्तान से ले लिए, उनकी एवरेज वेट निकाल लिया, वो x⁻1 हो गया। 1000 अडल्ट आपने यूके से ले लिए, उनका एवरेज वेट निकाल लिया, वो x⁻2 हो गया। ये सैंपल के वेट होंगे। सैंपल के लिए नोटेशन x⁻1 x⁻2 हम यूज़ करते हैं। डिनोमिनेटर में आप लगाते हैं σ1 स्क्वायर ओवर n1, σ2 स्क्वायर ओवर n2। सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है कि फ़र्ज़ करें कि उनकी पॉपुलेशन वेट की जो पॉपुलेशन है उसका वेरिएंस आपको दिया हुआ है, पाकिस्तान का ये है, और आपको यूके का दिया हुआ वो ये वाला है। जो सैंपल साइज़ आपने पाकिस्तान से लिया n1 होगा, जो यूके से लिया वो आपने इसको n2 कह लें। फ़र्ज़ करें कि 1000 का इधर से लिया तो n1 1000 का ही अगर उधर से लेते हैं या 2000 का ले लेते हैं तो n2 2000 हो जाएगा। तो ये तीसरा स्टेप आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्रिटिकल रीजन पे। क्रिटिकल रीजन उसी तरह बनेगी जैसे हमने पहले बनाई हैं कि 5% के लिए, 1% के लिए, या
10% अल्फ़ा के लिए हम बना सकते हैं कि क्रिटिकल रीजन को रीजन ऑफ रिजेक्शन भी कहते हैं। ए, बी और सी के अल्टरनेट हाइपोथेसिस देख के हम बनाते हैं। जैसे पहले बताया था कि अगर नॉट इक्वल टू हो तो टू टेल लगाते हैं कि अल्फ़ा की जितनी वैल्यू होती है अगर 5% है उसका हाफ कर लेते हैं, 2 पे डिवाइड करके आधी इधर ले लेते हैं, आधी इधर ले लेते हैं। बाकी 50% में से उसे माइनस करते हैं, जो बचता है वो 0.475 अगर बचा है तो उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया टेबल है उसके अंदर वाले हिस्से से आपने देखना है। अंदर वाले हिस्से से देखते हैं तो इधर हॉरिजेंटली जो वैल्यू आती है वो नोट कर ली जाती है, ऊपर वर्टिकली जो वैल्यू आती है उस कॉलम में वो नोट कर ली जाती है। तो अगर यहाँ 1.9 आया तो ऊपर ये वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 1.96 आपकी v की वैल्यू, v अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी। अल्फ़ा बाई 2 क्यों किया? क्योंकि ये 2 टेल है, 1 टेल होता तो यहाँ अल्फ़ा हम लिखते। तो ये 1.96 माइनस का होगा क्योंकि 0 के इधर है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास ये क्रिटिकल रीजन बन गई एक साइड की कि अगर माइनस के 1.96 से वैल्यू कम हो गई तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम इधर के 5% अल्फ़ा का आधा हिस्सा जो है इधर लिया हुआ था, तो ज़ाहिर है कि 50% में से बाकी 0.475 ही इधर बचना था। तो 0.475 को फिर हम टेबल से देख लेंगे, या पहले हमने देखा हुआ ये भी 1.96 ही बनता है, तो 1.96 लिख के आपने ये माइनस लिखा हुआ है, ये आपने ये प्लस या इक्वल टू लिखा हुआ है, v अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 1.96, ये प्लस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इधर वाली जो वैल्यू है ये माइनस की है कि इधर वैल्यू माइनस की होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर v की वैल्यू 1.96 से नीचे है तो तब तो ये एक्सेप्टेंस रीजन है। जैसे ही ये 1.96 से आगे निकलेगी तो रिजेक्शन रीजन में चले जाएगी और नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कौन सी वैल्यू? जो आपने v कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह इधर है, जैसे ये 0 से माइनस का 1 आ जाए, माइनस का 1.5 आ जाए, माइनस का 1.7 आ जाए, ये वैल्यू आएंगी तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में होंगी। जैसे ही ये माइनस के 1.96 पे पहुंचेगी तो हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। माइनस का 1.96 अगर v कैलकुलेटेड आ जाए तब भी रिजेक्ट, इससे ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा तो तब भी रिजेक्ट, इससे आगे सारी रिजेक्शन रीजन ही है। तो आप डिसीजन रूल भी लिख लेते हैं, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन v कैलकुलेटेड फॉल इन क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन। तो वो क्या है कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन v कैलकुलेटेड, जो हम कैलकुलेट करेंगे वो v अल्फ़ा से माइनस v अल्फ़ा से कम आ जाए या प्लस v अल्फ़ा से ज़्यादा आ जाए तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ये टेबल से हमने वैल्यू देखी हुई है, 1.96 है, माइनस के 1.96 से कम आ गई तब भी रिजेक्ट, प्लस के 1.96 से ज़्यादा आ गई तो हाइपोथेसिस तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो था 2 टेल में। अब बी कैटेगरी का अगर अल्टरनेट आ जाता है जिसमें लेस देन का साइन है आपके पास, तो वहाँ आप 1 टेल लगाएंगे। 1 टेल कौन से वाली? अगर लेस देन हो तो लेफ़्ट वाली लगाते हैं, ग्रेटर देन हो तो राइट वाली टेल यूज़ की जाती है। तो ये लेस देन था, हमने लेफ़्ट टेल जो है वो यूज़ कर ली। और यहाँ पूरा अल्फ़ा अगर 5% है तो 5% एक ही टेल पे आपने मेजर कर लिया। तो बाकी कितना बचता है 0 तक जाते जाते? ये वाला एरिया जो है ये 45% एरिया बचता है। ये एरिया इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको आपने टेबल में देखना होता है, 0 से उस पॉइंट तक का जो एरिया होता है। टेबल में जब देखेंगे तो एग्जैक्ट 0.45 आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, कि इसके करीब तर वैल्यू मिलेगी। जैसे पहले भी आपने किया है कि 0.4495 मिलेगी एक वैल्यू, एक 0.4505 मिलेगी। तो आप दोनों वैल्यू के सेंटर में लाने के लिए कि इधर ये 1.6 होगा, इधर ऊपर 4 होगा, तो ये 1.64 आ जाएगी या 1.65 आ जाएगी। तो दोनों में से कोई एक वैल्यू रखने के लिए आप दोनों की एवरेज ले लेते हैं, 1.64 ले लें या 65, दोनों की एवरेज लेंगे तो 1.645 निकल आएगी।
तो वो हमने 1.645 लिख दी। दोनों की एवरेज हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दो जो वैल्यू आ रही हैं, इधर जो वैल्यू है 4495, इसमें भी 0.0005 का फ़र्क है। इधर जो वैल्यू आ रही है 0.4505, उसमें भी 0.5 का फ़र्क है। दोनों तरफ एक जैसा फ़र्क है, तो हमने क्या किया कि दोनों वैल्यू लेके उनको 2 पे तकसीम करके उनकी एवरेज यहाँ ले ली। ये उस केस में ही होगा। आगे कि हाइपोथेसिस को रिजेक्ट क्या करना है कि रिजेक्शन रीजन एक साइड पे ही है, तो v कैलकुलेटेड अगर v माइनस अल्फ़ा से कम आ जाए तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर जाएंगे कि ये भी आपकी वैल्यू जो है -1.645 से अगर कम आ जाएगी तो रिजेक्ट कर देंगे। अगर प्लस में आती है तो ये सारा एरिया में कहीं भी आती है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। रिजेक्ट कब होगी, जैसे ही 1.645 के बराबर आएगी या इससे आगे निकल जाएगी। कि आगे निकलने का मतलब है कि 1.745 जो है वो यहाँ कहीं आएगा माइनस का, 1.8 जो है यहाँ कहीं आएगा, 1.9 जो है हो सकता है यहाँ कहीं आ जाए। कि 1.645 से जैसे ही वैल्यू आगे निकलनी शुरू होगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, तीसरे कैटेगरी की क्रिटिकल रीजन आप बनाते हैं कि अगर आपका अल्टरनेट इस तरह का हो, ग्रेटर दैन में हो, तो उसमें भी वन टेल टेस्ट इस्तेमाल होगा। लेकिन ग्रेटर दैन के लिए आपको बताया हुआ कि राइट वाली टेल आप इस्तेमाल करते हैं कि आपने टेल का अंदाज़ा साइन देख के कि ये लेफ्ट दैन है तो लेफ़्ट टेल, अगर ग्रेटर दैन है तो राइट टेल। तो राइट टेल पे अल्फ़ा अगर 5% रखा हुआ तो पूरा अल्फ़ा एक ही टेल पे आप मेजर कर लेंगे, बाकी 45 रह जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये 45 आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि 0 से v तक का जितना फासला बनता हो वो, या जितना एरिया बनता है उसको आपने टेबल के अंदर देखना होता है। इसको टेबल में पहले भी देखा हुआ है, वो 1.645 भी वैल्यू आती है। तो ये प्लस की वैल्यू होगी क्योंकि इधर माइनस की थी और 0 के राइट पे जो है वो प्लस की वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोथेसिस में क्रिटिकल वैल्यू से जैसे ही v कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी एक्सीड करेगी हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे। एक्सीड करने का मतलब ज़्यादा हो जाएगी कि v कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ये रीजन में आती है, ये सारी एक्सेप्टेंस रीजन है, जैसे ही रेड एरिया में चले जाएगी, रेड जोन में चले जाएगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। रेड जोन कहाँ से शुरू होता है, 1.645 से शुरू होता है और आगे चलता जाता है इन्फिनिटी तक। इसका मतलब कि वैल्यू जैसे ही 1.645 से ज़्यादा आएगी हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने वो लिख दिया कि रिजेक्ट H नॉट डिसीजन रूल लिख दिया कि व्हेन v कैलकुलेटेड इज ग्रेटर दैन v अल्फ़ा। अल्फ़ा क्यों लिखा है, क्योंकि 1 टेल है, 2 टेल होता तो अल्फ़ा बाय 2 लिखते हैं। ग्रेटर दैन 1.645, जैसे ही 1.645 से ज़्यादा आएगी वैल्यू हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा नहीं आएगी तो हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आगे कंप्यूटेशंस करते हैं हम कि इस स्टेप में क्या होता है कि आप जो फार्मूला v कैलकुलेटेड के लिए लिखा है उसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशंस कर लेते हैं। बाद लोग उधर ही तीसरे स्टेप में ही आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, वहाँ भी की जा सकती है। तो कैलकुलेट करने के बाद v कैलकुलेट की वैल्यू आ जाती है। तो v कैलकुलेट वैल्यू जब आपके पास आ जाए, कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं कि v अल्फ़ा के साथ कंपेयर कर लेते हैं। डिसीजन रूल के मुताबिक कैलकुलेटेड वैल्यू जैसे ही v अल्फ़ा के बराबर या उससे बड़ी होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। वो कंक्लूजन में लिख देते हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ v कैलकुलेटेड फॉल इन क्रिटिकल रीजन देन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कि इसके लिए एग्जांपल्स जो आमतौर पे बनाई जाती हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं या रिसर्च में कोई रिसर्च क्वेश्चन बन सकते हैं, वो ये बन सकते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एवरेज सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉइज़। कि बावकात लोग कहते हैं जी ऐसी बातें बनी हुई हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और प्राइवेट एम्प्लॉइज़ की आमदनी में या उनकी सैलरी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। इसको फ़र्ज़ करें आप रिसर्च करना चाहते हैं कि वाकई ऐसे है, आप एक सैम्पल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का ले लेते हैं, एक सैम्पल प्राइवेट एम्प्लॉइज़ का ले लेते हैं। 2 पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, एक प्राइवेट एम्प्लॉइज़ की।
एक को म्यू वन कह देते हैं, दूसरे को म्यू टू कह देते हैं। यहाँ उसने क्वेश्चन में कहा कि देर इज़ नो डिफरेंस, नो डिफरेंस से मुराद ग्रेटर देन लेस देन की कोई बात नहीं की, तो आप पहली कैटेगरी लगा लेंगे कि म्यू वन इज़ इक्वल टू म्यू टू, म्यू वन इज़ नॉट इक्वल टू म्यू टू। म्यू वन जो है फर्ज करें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी को रिप्रेजेंट करता है, म्यू टू जो है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की सैलरी को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि प्राइवेट सेक्टर स्पेंड लेस ऑन देयर स्टूडेंट एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर, कि ये कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है अपने स्टूडेंट पे कम खर्च करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले में। तो फ़र्ज़ करें यही आप रिसर्च करना चाहते हैं कि वाकई ऐसे होता है, उसके लिए आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में जो कॉलेजेस चल रहे हैं उनसे सैंपल ले लेंगे, एक प्राइवेट सेक्टर में जो सैंपल चल रहे हैं कॉलेजेस उनसे सैंपल ले लेंगे, तो उनके पॉपुलेशन गवर्नमेंट के पॉपुलेशन मीन को फ़र्ज़ करें कि आप ये कह देते हैं कि प्राइवेट पहले हैं तो प्राइवेट को म्यू वन कह दें, गवर्नमेंट को आप म्यू टू कह देते हैं। तो वो कहता है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर स्पेंड लेस, कि प्राइवेट सेक्टर को आपने लेस शो करना है। लेस देन का साइन कहाँ है, ये आपकी सेकंड कैटेगरी में आता है या बी कैटेगरी में आता है। तो ये वाला हाइपोथेसिस आप उठा लेंगे कि म्यू वन लेस है, म्यू वन प्राइवेट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है और म्यू टू ज़्यादा। ये अल्टरनेट को देख के आप उसके मुताबिक नल बना लेंगे। नल में मैंने कहा कि इक्वलिटी साइन लाजमी आना चाहिए, कि चाहे वो लेस देन इक्वल टू की सूरत में हो, चाहे वो ग्रेटर देन इक्वल टू की सूरत में हो, चाहे ये इक्वल टू की सूरत में हो। तो आप दोनों इसी तरह से थर्ड एग्जांपल में आते हैं कि फ़र्ज़ करें कि वो क्या है कि ड्राइवर ऑफ क्रीम टैक्सी सर्विस अर्न मोर देन कॉमन टैक्सी ड्राइवर, कि आम टैक्सी ड्राइवर से फ़र्ज़ करें को कहता है कि क्रीम वाले जो हैं वो ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप म्यू वन जो है वो क्रीम वालों को शो कर दें, म्यू टू जो है आम टैक्सी वालों को शो कर दें, उनकी एवरेज को शो कर दें, तो म्यू वन को आपने क्रीम वालों को ज़्यादा शो करना, तो मोर देन का साइन जो है, ग्रेटर देन का साइन कहाँ आता है, ये आपकी थर्ड कैटेगरी में आता है। तो उसके मुताबिक आप कर लेंगे, जौन सी भी ए बी सी कैटेगरी में आता है वो कैटेगरी उठा लेंगे, उसके मुताबिक हाइपोथेसिस बना लेंगे। और उसके लिए क्या होगा कि एक सैंपल आप ले लेंगे ये कॉमन टैक्सी ड्राइवर्स का, एक सैंपल ले लेंगे क्रीम वाली टैक्सी ड्राइवर्स का, और उनकी एवरेज इनकम जो है वो निकाल लेंगे, और उसके मुताबिक आप वी कैलकुलेटर निकाल के ये हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि फ़र्ज़ करें एक और एग्जांपल हम करते हैं कि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड कार इज़ लेस दैन द लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार, के इम्पोर्टेड कार्स का जो एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है वो कम आता है लोकल कार्स के मुकाबले में। यहाँ भी दो पॉपुलेशंस हैं, एक आपकी इम्पोर्टेड कार्स की पॉपुलेशन है, एक आपकी लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार की पॉपुलेशन है। एक सैंपल आप उधर से ले लेंगे, एक सैंपल आप दूसरी पॉपुलेशन से ले लेंगे। तो यहाँ मैंने ये मिस प्रिंट हुआ है कि म्यू वन और जहाँ पी नॉट लिखा हुआ ये म्यू टू है, म्यू वन लेस देन इक्वल टू म्यू टू। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि हाइपोथेसिस कौन सा लगाना है कि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड कार इज़ लेस। इम्पोर्टेड कार को अगर म्यू वन कहा तो लेस देन के साइन के साथ आएगा, लेस देन द लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार, लेस देन और इक्वल टू कर लें यहाँ कि कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड कार इज़ लेस, कि ये वाला अगर हाइपोथेसिस बनाना तो लेस देन इक्वल टू में आएगा कि कार इज़ लेस देन और इक्वल टू द लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार, कि लेस भी है या उसके बराबर है। यहाँ म्यू वन कर लें, म्यू टू कर लें, और यहाँ जो है इम्पोर्टेड कार इज़ लेस देन और इक्वल टू कर लें। तो ये वाला हाइपोथेसिस जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको एक करवाता हूँ। तो स्टूडेंट इस वक्त हम करते हैं एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए न्यूमेरिकल एग्जांपल। जैसे मैंने कहा कि उसमें डिफरेंस बिटवीन टू मीन के न्यूमेरिकल में क्या फ़र्क होता है कि सिंगल मीन वाला जब हम करते हैं तो उसमें एक मीन या एक पॉपुलेशन का जिक्र होता है, इसमें टू पॉपुलेशंस का जिक्र होता है।
किसकी एग्जांपल इस तरह से है कि सपोज इट वाज क्लेम दैट बॉयज स्पेंड सेम अमाउंट ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट एज द गर्ल। टू टेस्ट द क्लेम a study was conducted and found following information. Test the claim at 5% level कि 5% लेवल पे ये क्लेम टेस्ट करना है। ये इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है। फर्स्ट करें कि आपकी स्टैट की क्लास वालों को कहा जाता है कि स्टडी कंडक्ट करनी है। उन्होंने क्या किया कि 200 बॉयज से सैंपल ले लिया, 100 गर्ल्स से सैंपल ले लिया और उनसे पूछा कि आप कितने घंटे इंटरनेट यूज़ करते हो। तो बॉयज़ ने जो इंफॉर्मेशन दी उनकी एवरेज निकाल ली, उनका वेरिएंस निकाल दिया। इसी तरह गर्ल्स ने जो इंफॉर्मेशन दी 100 गर्ल्स ने उनके मीन निकाल लिया और उनका वेरिएंस जो है, जो डाटा आपके पास आया उसका वेरिएंस आपने निकाल लिया। और आपको कहा जाता है कि आपने 5% पे टेस्ट करना है कि क्या बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है इंटरनेट पे उतने ही घंटे इस्तेमाल करते हैं जितना बॉयज़ करते हैं, या गर्ल्स उतने घंटे इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट जितना बॉयज़ करते हैं, या बॉयज़ उतना करते हैं जितनी गर्ल्स करती हैं। तो ये चीज़ टेस्ट करने के लिए पहले तो आप देखें कि आपके पास 2 पॉपुलेशंस हैं। एक पॉपुलेशन ये है बॉयज़ की और एक पॉपुलेशन है गर्ल्स की। तो जहाँ 2 पॉपुलेशन आ जाएंगी वहाँ आप डिफरेंस बिटवीन 2 पॉपुलेशन वाला जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करेंगे। कि क्वेश्चन में ये पता चल गया कि 2 पॉपुलेशन वाला प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस कौन सा लगेगा। कि जहाँ उसने कहा कि स्टेटमेंट से अंदाज़ा होता है कि कौन सा हाइपोथेसिस बनेगा। नल हाइपोथेसिस क्या होगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा। स्टेटमेंट कहती है कि इट इज क्लेम्ड दैट बॉयज स्पेंड सेम अमाउंट ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट एज द गर्ल्स, कि जितनी गर्ल्स टाइम इस्तेमाल करती हैं इंटरनेट पे उतना ही बॉयज इंटरनेट यूज करते हैं। इसका मतलब कि दोनों के मीन जो हैं बॉयज के और गर्ल्स के मीन जो हैं, मीन यूसेज ऑफ इंटरनेट इज इक्वल। और इसका अल्टरनेट क्या होगा, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन की कहीं बात नहीं की गई तो हम पहले वाला जो हाइपोथेसिस है ए कैटेगरी का वो बना लेंगे। अल्टरनेट क्या होगा इसमें कि μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में। सेकंड स्टेप आपका क्या होता है कि सेकंड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये भी आप क्वेश्चन में देखेंगे कि सपोज यहां फिर 5% दिया हुआ है, ये आप अल्फा की वैल्यू लिख लेंगे 0.05। थर्ड स्टेप आपका आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं कि फार्मूला लिखते हैं v कैलकुलेटेड का। कि सिंगल मीन के लिए हमारा फार्मूला और था, ये डिफरेंस बिटवीन मीन के लिए फार्मूला और होगा। तो वो क्या था कि x⁻1 माइनस x⁻2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। ये आमतौर पे पॉपुलेशन के सिग्मा दिया हुआ होता है, लेकिन यहाँ फर्ज करेंगे आपने सैंपल ही लिया है, सैंपल के वेरिएंस हैं तो वो भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर यहाँ लिख दिया जाता है। फार्मूला फर्ज करेंगे यही लिखा हुआ है आपका, यहाँ आप s1 s2 स्क्वायर भी कह सकते हैं क्योंकि सैंपल के लिए नोटेशन s1 और s2 यूज करते हैं। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है क्रिटिकल रीजन। कि फोर्थ स्टेप फर्ज करें हम यहां बना लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेप। क्रिटिकल रीजन कैसे बनती है
कि जैसे मैंने कहा कि आप एक डायग्राम बनाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और उस डायग्राम में हाइपोथेसिस आपका कौन सा है वो देखते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नॉट इक्वल टू में तो कौन सा टेस्ट लगता है, वन टेल या टू टेल। इसमें मैंने कहा था ग्रेटर देन में या लेस देन में वन टेल होता है, नॉट इक्वल टू हो तो टू टेल होता है। कि जितना आपके पास अल्फा होता है, अल्फा है 0.05, तो आधा अल्फा आप एक टेल पे ले लेते हैं, आधा अल्फा दूसरी टेल पे ले लेते हैं। तो अल्फा बाई 2 कितना आ जाएगा, 0.25, 2 पे डिवाइड करने से। तो 0.25 आपका इधर आ जाएगा, 0.25 जो है अल्फा आपका इधर आ जाएगा, दरमियान में 0 है। तो जैसे आपको बताया कि टेबल वैल्यू देखने के लिए आपको ये पॉइंट तक का और 0 तक का फासला जो है वो मालूम होना चाहिए। v अल्फा बाई 2 करेंगे क्योंकि 2 टेल है, ये माइनस का होगा, v अल्फा बाई 2 ये प्लस का होगा। तो ये पॉइंट अगर निकालना है आपने यहाँ से 0 तक का, तो ये एरिया आपके पास होना चाहिए। ये एरिया कितना बनता है कि आपको पता है कि 50% एरिया ये है, 50% में से के 0.50 में से 0.025 माइनस कर दें तो ये आ जाता है 0.475। तो ये आप एरिया आ जाएगा आपके पास 0.475। ये एरिया हम क्यों देखते हैं कि जैसे आपको पहले बताया कि कोई भी पॉइंट निकालने के लिए 0 से v तक का एरिया हमारे पास होना चाहिए। इस एरिया को आप टेबल के अंदर देखते हैं कि टेबल फर्ज करें आपका ये बना हुआ है कि ये अगर आपके पास टेबल है तो टेबल में आप देखेंगे 0.475 कहाँ है। ये टेबल में एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी कि बाज़ एग्जैक्ट मिल जाती है, एग्जैक्ट ना मिले तो उसके करीब तर वैल्यू आप देखते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जहाँ आती है इधर हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो यहाँ 1.9 होगा, ऊपर जाएंगे तो यहाँ 0.6 होगा। तो ये वैल्यू 1.9 सेकेंड डिजिट ये होगा इक्वल टू 1.96 होगा माइनस का, और ये वैल्यू आ जाएगी 1.96 प्लस की। तो यहाँ हम डिफरेंट रूल क्या देंगे, reject h naught when v कैलकुलेटेड, ये वाली जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, ग्रेटर देन 1.96, इस 1.96 से ज्यादा आ जाए तब शेडेड एरिया में चले जाएगी। टू टेल में दोनों टेल्स का हिसाब रखते हैं, या v कैलकुलेटेड लेस देन -1.96 आ जाए कि माइनस का 1.96 ये है, इससे कम आ जाए तब भी रिजेक्ट, प्लस के 1.96 से ज़्यादा आ जाए तब भी आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपने देखना है रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। तो पांचवें स्टेप में आ जाते हैं। पांचवा स्टेप क्या था, हम कंप्यूटेशंस करते हैं। कंप्यूटेशंस में क्या होगा, इस फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है जी कैलकुलेटेड के लिए। एक्स बार 1 जो है बॉय आपके पास आ जाएगा, एक्स बार 1 कहते हैं इसे। एक्स बार 2 जो है गर्ल्स जितने घंटे टीवी वॉच करती हैं, सॉरी इंटरनेट यूज करती हैं, वो आ जाएगा। ये आप सिग्मा 1 स्केयर कह लें या S1 स्केयर कह लें, ये सिग्मा 2 स्केयर कह लें, और ये N1 सैंपल साइज, ये N2 आ जाए। तो वेरी सिंपल, आप वैल्यू पुट करेंगे। एक्स बार 1 कितना है 8 है, एक्स बार 2 कितना है 7 है, नीचे सिग्मा 1 स्केयर, क्योंकि सिग्मा स्केयर दिया हुआ है तो जहाँ भी स्केयर ही है तो ये 100 लिख देंगे आप। अगर यहाँ सिग्मा दिया हुआ होता तो फिर उसका स्केयर करके आप यहाँ लिखते। तो डिवाइडेड बाई N1 वो भी 100 है, N1 जो है 200 है, ये 200 लिख देंगे पहले सैंपल का साइज।
सिग्मा स्क्वायर 2 जो है 50 है, ये 50 दिया हुआ है, और n2 पे डिवाइड करना है, n2 100 है और इनका 100 का रूट है, कि ये 1 आ जाएगा। इसको हल करेंगे ये 0.50 आ जाएगा, इसको हल करेंगे ये भी 0.50 आ जाएगा। तो ये 1/1 अंडर रूट आ जाएगा, 1 का अंडर रूट ले तो ये भी 1 होता है, तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है z कैलकुलेटेड 1 के बराबर आ जाएगी। छठा स्टेप होता है हमारा कंक्लूजन का। कंक्लूजन हम कैसे ड्रा करते हैं कि हमने कैलकुलेटेड वैल्यू देखनी होती है, क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर देंगे। कि रिजेक्ट हमने कब करना था, ये लिखा हुआ है कि डिसीजन रूल के रिजेक्ट H0 देन z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन 1.96 और लेस देन -1.96। देखें ये 1 जो है ग्रेटर देन 1.96 है, नहीं ये ग्रेटर नहीं है, ये 1 यहाँ कहीं आ रहा है, तो 1.96 यहाँ है जहाँ जो क्रिटिकल रीजन है, और -1.96 से भी लेस नहीं है क्योंकि यहाँ आ रहा है, ये सारी एक्सेप्टेंस रीजन है, ये इतनी जो मैंने शेड की हुई है ये रिजेक्शन रीजन है। तो ये 1 ना तो इस रीजन से आगे निकल रहा है ना इससे पीछे रह रहा है, तो इसका मतलब ये इनके दरमियान में यहाँ कहीं ये वैल्यू आ रही है, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन है। तो कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि एक्सेप्ट H0, कि नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, कि अल्टरनेट को रिजेक्ट कर लेंगे, कि ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, अल्टरनेट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि बोथ द मीन्स आर इक्वल, के मेल और फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं ये इक्वल नंबर ऑफ टाइम जो है, नंबर ऑफ आवर्स जो है वो इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो ये थी कि आपकी 2 सैंपल्स की या 2 पॉपुलेशन मीन्स के लिए जब आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं उसकी एग्जांपल। थैंक यू।